नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम गृह विज्ञान या होम साइंस के जो मुख्य टॉपिक्स हैं उन पे चर्चा करेंगे, जो कि आपके लैब टेक्नीशियन या अन्य किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। देखिए, ये अगर मैं किताब की बात करूं तो छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की किताब है होम साइंस की। अगर आप सिलेबस की बात करें तो पहली यूनिट में गृह प्रबंधन कला एवं विज्ञान है। दूसरी यूनिट में खाद्य एवं पोषण है। मतलब पहली यूनिट ये है कि घर को कैसे हम प्रबंधित करें। दूसरे में खाद्य एवं पोषण है। तीसरे में संसाधन प्रबंधन है। एग्ज़ाम से हमको लेना देना नहीं है। उसके बाद फिर है, चलिए आते हैं गृह परिवार। और पहली चीज़ मैं ये बता दूं कि देखिए, गृह विज्ञान मेरा विषय नहीं है। ये किताब है, इसको थोड़ा बहुत मैं पढ़ा, और हम लोग के विषय से मेरा विषय पॉलिटिकल साइंस है। और जनरली यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ये रूल रहता है कि अगर किसी का पॉलिटिकल साइंस है ना, तो उसको गृह विज्ञान नहीं ले सकता। वो जो गृह विज्ञान वाला है पॉलिटिकल साइंस नहीं ले सकता, ये कॉम्बिनेशन रहता है। तो हम लोग की ऐसे देखोगे तो दुश्मनी है, लेकिन फिर भी पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक चीज़ और कि सामान्यतः हम लोग की ये धारणा रहती है गृह विज्ञान होम साइंस मतलब खाना बना के लाओ यार, अच्छा ये करो वो करो। तो गृह विज्ञान केवल खाना बनाने की बात नहीं करता। गृह विज्ञान ऐसा विषय है जो आपके संसाधनों का अच्छे से प्रबंधन करता है, आपके परिवार के बारे में बात करता है, आपके पोषण के बारे में बात करता है, और इसके अलावा बाकी कई चीज़ों की बात करता है, प्रबंधन की, अन्य चीज़ों की। वस्त्र की बात करता है कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसा पोषण किसके लिए ज़रूरी है, वो सब हम चर्चा करेंगे। देखिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊं, जो ऑब्जेक्टिव के लिए उपयोगी हो। तो गृह विज्ञान का अगर महत्व, ये सब ऑप्शन में आएगा, और इनमें ना आपको ऐसे ऑप्शन चुनना है जो ब्रॉड हों। जैसे गृह विज्ञान का महत्व क्या है, व्यक्तिगत भी है, घर के लिए भी है, आर्थिक स्थायित्व के लिए भी है। तो ये सब गृह विज्ञान का महत्व है। यही भ्रांतियाँ जो सामान्य सभी के मन में रहती है कि गृह विज्ञान मतलब होता है खाना पकाना, सिलाई करना, साज सज्जा करना। लेकिन केवल ये नहीं है गृह विज्ञान। खाना पकाना सिलाई करने से ज़्यादा है। और इसी भ्रांतियों के कारण ना जनरली आप नहीं देखेंगे कि लड़के गृह विज्ञान लेते हैं, लड़कियां लेती हैं गृह विज्ञान होम साइंस। अगली चीज़ है गृह विज्ञान के क्षेत्र जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें अगर ये नहीं है तो क्या क्या है। पहले हम पढ़ते हैं खाद्य एवं पोषण विज्ञान, जिसमें हम बात करते हैं भोजन की, पोषण की, आहार की, नियोजन की, पोषण स्तर की। ये सब सीधे सीधे सवाल आ सकते हैं। खाद्य का कैसे क्रय किया जाए, कैसे उसका भंडारण किया जाए, कैसे उसको परिरक्षित किया जाए, बचा के रखा जाए। दूसरा हम इसमें अध्ययन करते हैं संसाधन प्रबंधन की। संसाधन प्रबंधन मतलब आप उपभोक्ता हो तो आपको शिक्षा दिया जाएगा, आपकी आय का कैसे प्रबंधन कर सकते हो, कैसे आप अपनी समय और ऊर्जा का कर सकते हो। तीसरा मानव विकास की, मतलब बाल्यकाल, मध्य बाल्यकाल, किशोरावस्था, जो भी अवस्थाएं हैं ना उनको पढ़ते हैं। और अगला है वस्त्र विज्ञान, मतलब वस्त्र की संरचना क्या होती है, इसकी सज्जा क्या होती है, चयन कैसे करना है, इसको देखभाल कैसे करना है। तो ये सब आपके गृह विज्ञान के क्षेत्र हैं। अब अगर आप अवसर देखेंगे तो संसाधन प्रबंधन में क्या है कि ग्राहक सतर्क व्यक्ति बनता है, पारिवारिक आय व व्यय का चतुर प्रबंधन होता है। तो ये सामान्य चीज़ है। मानव विकास में आपका अलग अलग पहलुओं की पहचान की जाती है, बाल्यावस्था, शिशु अवस्था। और वस्त्र में क्या है कि आप कैसे अच्छे दिखेंगे, कैसे चयन करेंगे, उसकी बात होती है। तो ये नॉर्मल बात है, इसमें आपको कोई रोजगार के अवसर, आपको तो रोजगार इसमें अभी करना नहीं है, तो बुटीक बाकी चीज़ें आप खोल सकते हैं। ये बुक का पीडीएफ में डाल दूंगा तो आपको एक आसानी होगी। देखिए, अब यहाँ देखिए, गृह विज्ञान में कौशल क्या है, जीने के लिए या जीविकोपार्जन के लिए। इसमें आप उद्यमता सीखते हैं, बाकी चीज़ें सीखते हैं। ये हो गया हमारा गृह विज्ञान का बेसिक। अब दैनिक जीवन में नीतियाँ, ये तो सीधी सीधी चीज़ है। मतलब दैनिक जीवन में मतलब आप अपने घर में कैसी नीति बनाएंगे, कैसे आप, मतलब इसमें क्या है कि देखिए आपका बजट तो सामान्य है, मतलब बजट तो सीमित है, तो कैसे कैसे आप अपने जीवन को चलाएंगे, इसके बारे में भी गृह विज्ञान है। मतलब आप ईमानदारी से रहेंगे, सत्यवादन, सत्य बोलेंगे, समय की कद्र करेंगे। तो ये सब नीतियाँ आपको बनानी पड़ेंगी। ये अलग अलग नीतियाँ हैं जो हम देख रहे हैं।
और ये ना, ये जो पॉइंट है ये ध्यान रखना, यहाँ से अगर सवाल आ जाए आपसे कि नीतिगत समस्याएं क्या हैं आपको परिवार में। पहली समस्या है कि हम समय के पाबंद नहीं होते। दूसरे, हम लोग रूखे होते हैं। तीसरा, हमारे पास ज्ञान अपर्याप्त रहता है। संसाधनों का हम अपव्यय करते हैं। नियम कानून नहीं मानते, अपने काम का आदर नहीं करते, वफादार नहीं है। तो ये सब समस्याएं हैं, इसलिए आपको नीतियों की ज़रूरत है। उसी की बात की है कि आपको अपना नीति, क्या क्या कर सकते हैं हम, नीति संहिता बना सकते हैं, सार्वजनिक तौर पर प्रकट और प्रचार कर सकते हैं, और स्कूल व कॉलेजों में नीति और मूल्य की शिक्षा दे सकते हैं। ये आपका हो गया सेकंड चैप्टर। यही क्या क्या समस्याएं, अपने कार्य के प्रति अनादर, अभद्र व्यवहार, अपर्याप्त ज्ञान, कानूनों का अनादर, विश्वासघात करना, संसाधन का दुरुपयोग करना, समय के पाबंद की कमी। अब देखिए, परिवार के स्वास्थ्य की बात हो गई कि आपके परिवार, अब एक चीज़ सवाल ये आ सकता है कि परिवार क्या होता है। तो परिवार होता है, एक होता है एकल परिवार, एक होता है संयुक्त परिवार। परिवार आपको सुरक्षा देता है, भावनात्मक आधार देता है, सदस्यों को शिक्षित करता है, मनोरंजन करता है, समाजीकरण करता है। एक होता है संयुक्त परिवार, एक होता है एकल परिवार। ये तो आप समझते होंगे, संयुक्त परिवार में सभी सदस्य एक ही छत के नीचे रहते हैं, साझी रसोई होती है, और सभी सदस्य परिवार की संपत्ति के हिस्सेदार होते हैं। ये संयुक्त परिवार है। कई लोग सोचते हैं कि यार हम तो ऐसे ऐसे रह रहे हैं, वो संयुक्त नहीं है। ठीक। और एकल परिवार जो है वो इसका उल्टा हो गया कि भाई समझ लीजिए पति पत्नी और उनके बेटे, वो हो गया एकल परिवार। फिर ये तो आपको पता है कि अब औद्योगिकीकरण आ रहा है, बाकी शहरीकरण आ रहा है, इससे हम आ, मतलब संयुक्त परिवार एकल परिवार में टूट रहा है। अच्छा स्वास्थ्य अगर आपसे बोले क्या है, तो अगर शारीरिक बोलोगे तो आप का भार सही है, लंबाई ठीक है, आपकी त्वचा ठीक है, आँख ठीक है, भूख सही लग रही, नींद सही आ रही, तो आप स्वस्थ हैं। मानसिक बोलेंगे तो आप प्रसन्न रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, आत्मविश्वासी रहते हैं, तनाव कम रहता है, तो आप स्वस्थ हैं। सामाजिक बोलेंगे तो क्या है कि लोगों से मेलजोल है, सुखद हो, दूसरों के प्रति जिम्मेदारी का भाव है, तो स्वस्थ हो। मतलब कई लोग को लगता है ना कि अच्छा स्वास्थ्य मतलब केवल शरीर स्वस्थ रहे, वो नहीं है। आपका दिमाग स्वस्थ रहे और सामाजिक रूप से आप सही रहें, तब आप अच्छे स्वास्थ्य में हैं। पारिवारिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले क्या हैं? पहला तो पोषक आहार आपको सही मिले। ठीक। दूसरा, आप स्वच्छ रहो, स्वच्छता आपकी ज़रूरी है, सफाई, त्वचा सही रहे, दांत सही रहे, आँख सही रहे, कान सही रहे, नाखून सही रहे, ये सब आपके तीसरा, आपको व्यायाम करना है, आसन करना है, नींद लेना है, अच्छी आदतें अपनाना है, गंदगी नहीं करना है, इधर उधर कचरा नहीं फेंकना है, मौसम के हिसाब से कपड़े पहनना है। ये आपके अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण हैं। धूम्रपान, मदिरा, ये सब नहीं करना है। ये सब तो नॉर्मल चीज़ है, ये आप सीखते हैं। मतलब अब अगर आपसे पूछा कि परिवार के कार्य क्या हैं, तो एक तो भावनात्मक आधार देता है, शिक्षा देता है, वित्तीय सुरक्षा, मनोरंजन, समाजीकरण, लैंगिक कार्य, प्रजनन का कार्य। स्वास्थ्य क्या क्या है? एक शारीरिक है, एक मानसिक है, एक सामाजिक है। सुरक्षा शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, मानसिक, ये सुरक्षा के प्रकार है। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर में, जो है पोषण के बारे में। इससे सवाल ठीक ठाक आते हैं। ये तो इंट्रो था, समझ लो। बोर हो गए होगे कई लोग, लेकिन अब है तो बता दे रहा हूँ मैं। भोजन का क्या कार्य है? भोजन का एक तो है सामाजिक कार्य है, मतलब आप मिलजुल के साथ में खाते हैं तो आप सामाजिक भावना आती है। एक मनोवैज्ञानिक कार्य है, इससे क्या होता है? सुरक्षा, प्रेम, सत्कार, ये सब चीज़ें आती हैं भोजन से। तीसरा शारीरिक कार्य है, शारीरिक मतलब आपको ऊर्जा देता है, भोजन शरीर का विकास करता है। तो ये आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा कि अच्छा सामाजिक कार्य भी है यार, अच्छा साइकोलॉजिकल कार्य भी है। मतलब भोजन केवल जिंदा रहने के लिए नहीं खा रहे हैं हम, ये सब भी भोजन के कार्य हैं। फिर है पोषण स्तर। पोषण में क्या होता है? भोजन खाए, फिर वो पचा, फिर रक्त में घुला, फिर विभिन्न अंगों में पहुंचा, फिर शरीर उसको यूज़ किया। पोषण तत्व दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वृहद पोषक तत्व, एक होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। अब वृहद पोषक तत्व कौन कौन से हैं? वृहद पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं तेल, वृहद पोषक तत्व में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, वसा में ही तेल है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, बिल्कुल ध्यान से रखना।
वृहद बड़ी मात्रा में उपस्थित रहते हैं और शरीर के लिए बड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं, वो है वृहद, जो शरीर के लिए ज़्यादा जरूरी है। पहला है कार्बोहाइड्रेट या शर्करा, एक है प्राप्य कार्बोहाइड्रेट और एक है अप्राप्य शर्करा या आहारीय रेशे। प्राप्य में क्या है, स्टार्च, कंद, अनाज, दाल, आलू, इनमें ज़्यादा शर्करा होती है। ठीक। अप्राप्य मतलब ये जो है ना, शरीर इनको पचा नहीं पाता, समझ रहे। ये रेशे होते हैं सेल्यूलोज या हेमी सेल्यूलोज के रूप में, ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। और भोजन की ऊर्जा को हम कैसे नापते हैं, तो किलो कैलोरी में मापते हैं। कार्बोहाइड्रेट का क्या है, शर्करा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। उचित मात्रा में शर्करा के प्रयोग से प्रोटीन की बचत होती है। आहारी रेशे में मल वृद्धि करके मल त्याग की प्रक्रिया को आसान कर देते हैं, जो पचते नहीं हैं। 1 ग्राम शर्करा में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये भी ध्यान रखना कि 1 ग्राम शर्करा में कितनी ऊर्जा मिलती, 4 किलो कैलोरी। शर्करा के स्रोत क्या है, अनाज, कंद, शक्कर, ये सब अभी हम देखेंगे। दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन की भी ज़रूरत है। 1 ग्राम प्रोटीन में भी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा है। प्रोटीन छोटे छोटे पदार्थों से, जिन्हें एमिनो एसिड कहते हैं, उनसे मिलता है। कुल 22 होते हैं, जिनमें से 8 ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित नहीं हो सकते। ठीक। अब प्रोटीन का कार्य भी वही सब है कि एंजाइम, हार्मोन, शरीर की वृद्धि, रक्त जमाव में सहायक। किस में मिलता है, मांस, मुर्गे, मछली, अंडे, दूध, चीज़, पनीर, दही, तो ये सब खाना चाहिए हमको, प्रोटीन चाहिए तो। फिर तीसरा है वसा व तेल। वसा व तेल हमारे ऊर्जा के केंद्रभूत तत्व हैं। 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी से हम लोग मोटे ताजे होते हैं। फैटी एसिड के 2 प्रकार होते हैं, एक तो सेचुरेटेड संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। ठीक। और क्या है, संतृप्त वसीय अम्ल जो है ठोस वसा में पाए जाते हैं और असंतृप्त वसीय अम्ल तेल में अधिक मात्रा में। ठीक। संतृप्त जो है ठोस में और ये तेल में मिलते हैं। फिर वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के को संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है, इनके अवशोषण में मदद करता है। शरीर का तापमान बनाए रखता है। कोमल महत्वपूर्ण शारीरिक अंगों का संरक्षण करता है। तंतुओं के विकास में सहायक है। स्रोत यही है जनरली। फिर सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। खनिज और विटामिन सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं, एंड जो भोजन में अल्प मात्रा में भी रहते हैं और शरीर के लिए आवश्यक हैं, वो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। जैसे विटामिन। विटामिन आप ऐसा ध्यान रखिए कि एक पानी में घुलते हैं, एक वसा में घुलते हैं। अभी अपन देखें ना, वसा में घुलने वाले पानी में 2 ही घुलते हैं, बी और सी, बी सी। ठीक। सी बी, बी सी। तो पानी में घुलने वाले बी और सी हैं। उसके अलावा जो भी बचे ए, डी, ई, के, वो वसा में घुलनशील हैं। अगर विटामिन की बात करो तो विटामिन ए क्या है, नेत्रों के उचित रूप में कार्य करने के लिए अति आवश्यक है। कहाँ कहाँ से मिलता है, अंडा, मछली का तेल, ये वो। विटामिन डी क्या है, दांत और हड्डियों को मजबूत करने के लिए। सब पढ़े हम लोग बचपन में। विटामिन ई जनरली नहीं पढ़ते। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कुछ तत्वों को नष्ट होने से बचाता है विटामिन ई। विटामिन के क्या है, चोट लगने पर रक्त को जमाने में मदद करता है। फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कुल 8 विटामिन मिलकर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, जैसे थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन। ये शरीर में शर्करा की यूज़ में उपयोगी है। उसके बाद विटामिन सी है, जो तंतु और कोशिकाएं जुड़ के रहती हैं, मजबूत दांत और हड्डियों के लिए ज़रूरी है, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक है। तो ये विटामिन सी किस में रहता है, आंवला, संतरा, नींबू, अमरूद, पालक, पत्ता गोभी, अंकुरित दालें, इनमें विटामिन सी रहता है। विटामिन के बाद दूसरा है मिनरल्स। संपूर्ण शरीर तंतुओं में खनिज बहुत ही अल्प मात्रा में होते हैं और शरीर को बनाए रखने के लिए जरूरी है। कुल 19 खनिज लवण ऐसे हैं जो विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए जरूरी है। खनिज में जैसे एक है कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जी, रागी, दाल, इनमें मिलते हैं। लौह तत्व आयरन, ये भी ज़रूर है। हीमोग्लोबिन जरूरी है, मतलब हीमोग्लोबिन का काम करता है ये। फिर आयोडीन है, मतलब हीमोग्लोबिन के लिए लौह तत्व अति जरूरी है। फिर आयोडीन है, थायराइड ग्रंथि से उत्पन्न होने वाले थायरैक्सिन नामक हार्मोन के लिए आयोडीन एक आवश्यक तत्व है। अभिवृद्धि और विकास के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। ठीक। फिर पानी है। शरीर का 2/3 भाग पानी होता है। हम बिना भोजन के तो रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के नहीं रह सकते।
फिर ये ना वो है ICMR, जो भार के हिसाब से ना कितना हमको किलो कैलोरी चाहिए, कितना प्रोटीन, कितना वसा, कितना क्या चाहिए, उसका एक डाटा दिया है। तो जैसे पुरुष को जो हल्का कार्य करते हैं 60 किलो है, उनको करीब कुल किलो कैलोरी चाहिए 2425। जो मध्यम वाले हैं उनको 2875, जो भारी कार्य करते हैं उनको 3800 किलो कैलोरी चाहिए। ये बुक में डाल दूंगा आपको, आप एक बार देख लेना, इतना वैसे आएगा नहीं। फिर पोषक तत्वों की आवश्यकता, देखो इनका प्रभाव पड़ता है, एक तो आयु का, एक लंबाई का, एक लिंग का, एक जलवायु का, एक स्वास्थ्य का, एक व्यवसाय का, एक आपकी शारीरिक दशा का। इन सब का प्रभाव पड़ता है पोषक तत्वों में। एक आहार है, एक पोषण है, एक स्वास्थ्य है। मतलब अच्छा आहार लेंगे, अच्छा पोषण होगा और आप आराम से रहेंगे। फिर हम क्या देखें, आहार का कार्य क्या है, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक। पोषक तत्व क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं, शरीर निर्माण करते हैं, संरक्षण करते हैं। दो तत्व हैं, एक वृहद पोषक तत्व है और एक आपका सूक्ष्म पोषक तत्व है। वृहद पोषक तत्व में एक शर्करा है जो ऊर्जा देता है, वसा है ऊर्जा देता है, प्रोटीन शरीर की वृद्धि करता है, और जल शरीर के तापमान का नियंत्रण निष्कासन करता है। इधर जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनमें खनिज लवण है जो शरीर का वृद्धि और नियंत्रण करता है, कैल्शियम, लौह तत्व, आयोडीन। विटामिन ए कम रोशनी, फिर विटामिन रहता है। विटामिन ए दृष्टि से रिलेटेड है, विटामिन डी हड्डी और दांत से है, विटामिन ए प्रजनन से रिलेटेड है, विटामिन के रक्त के थक्के के लिए है, बी कॉम्प्लेक्स साधारण वृद्धि के लिए, और विटामिन सी स्वस्थ दांत और मजबूत हड्डी के लिए। तो ये हो गया आपका पोषण तत्व के बारे में। फिर आहार नियोजन है। आहार नियोजन मतलब आहार को सही तरीके से, नियोजित तरीके से लेना। ठीक, तो इसमें अनाज का है, इसमें मुख्य पोषक जैसे अनाज में ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, B1, जनरली सब में सब रहता है। बहुत आपको परेशान इसके लिए नहीं होना है। आहार योजना क्या है कि हमारे पास जो संसाधन है ना उसके हिसाब से हम संतुलित आहार लें। आप हो सकता है आपके पास पैसा ना हो, लेकिन आप फिर भी आहार जो लो वो संतुलित लो। आपकी जो ज़रूरत है उसके लिए लो, अगर आपका भोजन बच जा रहा है उसके लिए लो, मितव्ययी तरीके से अपने हिसाब से लो। जैसे कई तरीके हैं, देखो जैसे एक बार में अधिक मात्रा में ना खरीदें, ठीक, स्टोर आदि से खरीदें। तो ये इसी को प्रबंधन बोलते हैं कि क्या क्या खाना है, कितना खाना है। और कुछ वो भी है कि भाई सबके लिए सेम नहीं रहता, किसी किसी को वो दिया जाता है। जैसे मान लो कोई गर्भवती स्त्री है, कोई बच्चा है, कोई माता है जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, कोई किशोर है, वृद्ध हैं, तो इनके लिए क्या क्या संशोधन किया जाएगा खाने में, उसकी बात भी। एक ही आ सकता है उपचारात्मक आहार क्या है, अगर आपको कोई रोग है तो उसके लिए जो आहार दिया जाता है उसको बोलते हैं उपचारात्मक आहार। हमने क्या सीखा, आहार समूह में अनाज है, दालें हैं, दूध, मीठ है, फल सब्जी, वसा। संतुलित आहार 5 खाद्य समूहों के खाद्य पदार्थ। आहार योजना को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, पोषण, आयु, लिंग, कार्य, मितव्ययता, समय, मौसमी उपलब्धता, धर्म, संस्कृति, रंग, प्रकृति, पसंद नापसंद, ये सब। सामान्य आहार में संशोधन, किसके किसके लिए हम संशोधन कर सकते हैं, वयस्क महिला के लिए, गर्भवती स्त्री के लिए, दुग्ध स्त्रावी माँ के लिए, शिशु के लिए, स्कूल पूर्व बच्चे, स्कूली बच्चे, किशोर, वृद्ध। उपचारात्मक आहार है, किसके किसके लिए संशोधन करेंगे, जैसे दस्त लगा तो हम कम रेशे युक्त अर्ध ठोस खाएंगे, ज्वर हुआ तो अधिक ऊर्जा अधिक प्रोटीन युक्त लेंगे, मधुमेह हुआ तो बिना शक्कर वाला लेंगे, उच्च रक्तचाप है तो कम ऊर्जा कम कोलेस्ट्रॉल वाला, पीलिया है तो कम वसा लेंगे, कब्ज है तो अधिक रेशे युक्त आहार लेंगे। तो ये आपका आहार से संबंधित यूनिट है। फिर पोषण स्तर की बात है कि पोषण के क्या क्या स्तर होते हैं, जैसे या तो आप न्यून पोषण होगा या तो ज़्यादा ही खा लेते हैं तो अति पोषण हो जाता है। फिर किस हाइट के लिए कितना पोषण होना चाहिए इसकी बात है। पोषण का पिरामिड होता है उसकी बात है। एक प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण होता है, किसी भी आयु में हो सकता है। ऊर्जा एवं प्रोटीन की कमी और भोजन में केवल प्रोटीन की कमी, ये प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कहलाता है।
तो अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं जिनके अलग अलग चिन्ह होते हैं, और जनरली ये सब ना अपन जानते हैं, अपन देखते हैं कि अच्छा ये हुआ, अच्छा इसके बाद ये हुआ। देखो, एक सामान्य पोषण स्तर होता है जिसमें सामान्य आहार ग्रहण करते हैं और पोषक तत्वों का सामान्य उपयोग करते हैं। अगर कुपोषण है तो मतलब असंतुलित आहार ग्रहण है और पोषण तत्व सही मिल नहीं रहा है। तो कुपोषण में एक तो न्यून पोषण है। न्यून पोषण मतलब एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की आपको कमी हो गई। क्यों होता है? भोजन नहीं मिल रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, अज्ञानता है, गरीबी है, अस्वच्छता है, तनाव है। अति पोषण मतलब होता है एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की अधिकता हो गई, किसी को आयरन ज़्यादा हो गया, जैसे हीमोग्लोबिन किसी का 18-19 हो जाता है, वो अति पोषण है। फिर पोषण स्तर का निर्धारण एक तो शारीरिक वृद्धि का माप भार और लंबाई से देखते हैं, एक 24 घंटे का अंतर्ग्रहण देखते हैं और लक्षण का अवलोकन करते हैं। तो ये हमारा पोषण हो गया। अब ये खाद्य पदार्थ की खरीदारी, भंडारण, ये अलग अलग यूनिट है जो देखना है। करीब आधी बुक तो अपनी हो ही गई, करीब 250 पेज की है, 112 पेज हो गया। तो आप अभी तक देख रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। देखो मेरा मतलब हिम्मत, बहुत सारे कमेंट आए होम साइंस होम साइंस, तो अब पहले ना पढ़ना पड़ा, तो इसी बुक से पढ़ रहा था, यही पीडीएफ मिला, सीजी बोर्ड की तो कोई बुक नहीं है। तो इस बुक में जो समझ में आया, एक बार मैं खुद सीख रहा हूँ आपके साथ साथ। आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा जब समझ बन जाएगी और जो मेरे जान पहचान के होम साइंस के उनसे बात करके जो सवाल आ सकते हैं, मतलब ये वीडियो आप देख लिए तो आपकी एक समझ बन जाएगी, क्योंकि आपको भी ऐसा बेसिक नहीं पता रहा होगा। आगे हम लोग जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीवेंट होगा उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस बुक का मैं पीडीएफ चैनल में डाल दूंगा टेलीग्राम में। आप बस ये जो समरी में हमने क्या सीखा बस वो भी देख लेंगे ना, तो कुछ सवाल आपको, कुछ आइडिया मिल जाएगा। आइडिया मिल जाएगा तो आप सवाल हल करने की स्थिति में आ जाएंगे। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।